नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे आपके यूजीसी नेट के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जो यूजीसी नेट के अंतर्गत 2012 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, परिवार सामाजिक जीवन की पहली पाठशाला है, किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, प्लेटो, अरस्तु, बोडियन या सोफिस्ट। तो इसको कहा था दोस्तों अरस्तु ने। किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था, किसने किया था? हीगल ने, टी.एच. ग्रीन ने, कांट ने या मार्क्स ने? तो दोस्तों किया था वो कांट ने, मार्क्स ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी फोर्थ का आंसर द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा, किसने आह्वान किया? लेनिन ने, स्टॉलिन ने, मार्क्स ने या जयप्रकाश नारायण ने? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, किसने कहा था कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा? तो आह्वान किया था दोस्तों मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है दोस्तों, किया था। अगर आपको इंग्लिश में देखना है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हॉब्स, लॉक एवं रूसो एक सहमत हैं। ऑप्शन देखिएगा, प्राकृतिक अवस्था की दशा पर, सामाजिक समझौते की शर्तों पर या राज्य समझौते के परिणाम पर या राज्य की प्रभुसत्ता के स्वरूप पर। तो जैसे गेस करिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। राज्य के समझौते के परिणाम पर वो एक सहमत थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने, एक्विनास ने या ग्रेवियस ने या रूसो ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, बताना है। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सभी जगह में बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो किसने कहा था? तो कहा दोस्तों रूसो ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। रूसो ने इस बात को कहा था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किन्हें आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है? सुकरात को, सोफिस्ट को या मैकियावेली को या प्लेटो को? तो यहाँ दोस्तों आप मैकियावेली कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है। ठीक है, तो मैकियावेली। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है, वो जिसे आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है वो कहा जाता है मैकियावेली को। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। मैकियावेली को ही आधुनिक राजनीतिक विचार का माना जाता है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे आधुनिक युग का शिशु भी डार्निंग ने कहा था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप, आधुनिक युग का शिशु। ठीक है दोस्तों, किसको कहा गया था? तो मैकियावेली को कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात बेहतर है, किसने कहा था? बेंथम ने, जेम्स मिल ने, कांट ने या जेम्स मिल। तो दोस्तों ये कहा था जे एस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है दोस्तों, कहा था एक संतुष्ट शुगर मतलब शुगर। ठीक है दोस्तों, पिग शुगर कह सकते हैं हम लोग, तो शुगर या पिग कह सकते हैं दोस्तों। एक संतुष्ट शुगर की अपेक्षा असंतुष्ट शुगरात बेहतर है, किसने कहा था? तो जेम्स मिल ने कहा था। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए कि ये जो अभी हाल ही में 2020 में, ठीक है दोस्तों 2020 में नेट का एनटीए का नेट का हुआ था ये पेपर, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, वहाँ पूछा गया था दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेडिकल मानववादी किन्हें स्वीकारा जाता है या स्वीकारा जाता है? अंबेडकर को, अरविंद घोष को या एम एन रॉय को यानी मानवेंद्र नाथ रॉय जी को या सावरकर को, वीर सावरकर? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, रेडिकल मानववादी किन्हें का स्वीकारा जाता है? तो 8 का आंसर जो दोस्तों आपका है वो एम एन रॉय साहब को। ठीक है दोस्तों, रेडिकल मानववादी स्वीकारा जाता है। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनः परिवर्तन से संबंधित है? डेविड स्टन, लुसियन पाई, सिडनी वर्बा या बोगिलियन? तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप गेस करिए। एक तरीका दोस्तों वीडियो को पुश करके आप आंसर गेस करिए, उसके बाद ही देखा करिए, इससे आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और जो गलत होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर सुधारा जा सकता है, पर एग्जामों में नहीं सुधारा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बोगिलियन को। ठीक है दोस्तों,
राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्परिवर्तन से संबंधित माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है? रॉबर्ट डाल ने, एल्विन टोफलर ने, लुशियन पाई ने या डेविड स्टन ने? तो ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया है वो एल्विन टोफलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एल्विन टोफलर ने इसका वर्णन किया था। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की नहीं है? तो यहाँ पे नहीं को देखिए दोस्तों, नहीं को बार बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, यह राजनीति को सामाजिक प्रक्रिया का एक आयाम के रूप में देखता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा ऑप्शन देखिएगा, यह राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक प्रणाली के भीतर एक उप प्रणाली मानता है। तीसरा देखिएगा, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत यथार्थ व्यवहार पर विचार किया जाता है। चौथा देखिएगा, दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु समरूपणात्मक है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, आप 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर गेस करिए। तो यहाँ दोस्तों जो सही है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह दृष्टिकोण तुलनात्मक नहीं अपितु संपूर्णात्मक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा क्या जा रहा है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की नहीं है? तो ये दोस्तों नहीं है और ये सभी इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से अलिखित संविधान का उदाहरण कौन सा देश है? फ्रांस, सऊदी अरब, जर्मनी या जापान? तो दोस्तों आई होप आपने गेस किया होगा सऊदी अरब। द करेक्ट आंसर दोस्तों सऊदी अरब ही अलिखित संविधान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से मार्क्सवादी संवैधानिक प्रणाली का लक्षण नहीं है? मुक्त बाजार व्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व, कामगार वर्ग के हितों को वरीयता, वर्ग विहीन समाज। तो बताइए दोस्तों 13 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में मार्क्सवादी संवैधानिक कह सकते हैं यह प्रणाली का लक्षण नहीं, विशेषता नहीं है, वो है मुक्त बाजार व्यवस्था। ये नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं का पूछा गया है और सभी उत्पादन साधनों पर सार्वजनिक वितरण की बात करता है, कामगारों के हितों को वरीयता देता है, वो वर्गविहीन समाज की बात करता है। तो दोस्तों मार्क्स से रिलेटेड देखिए यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिए। आप मार्क्स को छोड़िए नहीं दोस्तों, मार्क्स इज द इम्पोर्टेंट। यूजीसी नेट के अंतर्गत जो भी परीक्षा होती है मार्क्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहेंगे तो दोस्तों मार्क्स पर एक वीडियो बनाया दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन और दिया जाता है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, द्वैत संघवाद का तात्पर्य क्या है? द्वैत संघवाद का तात्पर्य बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑप्शन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का क्षेत्र पृथक है, राष्ट्रीय और राज्य सरकारें आत्मनिर्भर है, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों से अपेक्षा हो कि वे परस्पर मिलकर जनहित की वृद्धि में कार्य करें, राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य। तो द्वैत संघवाद का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों बताना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गेस करिए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 4th आंसर। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर 4 यानी 4 नंबर का आंसर कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य करना ही क्या कहता है? द्वैत संघवाद कहलाता है, द्वैत। ठीक है दोस्तों, द्वैत कह सकते हैं या द्वैत कह सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डुअर्जर के अनुसार ठीक है राजनीतिक दलों की संरचना नहीं है, काकश, शाखा, ब्यूरो या मिलाशिया। तो दोस्तों कौन सी संरचना का नहीं एक अंग नहीं है आपको बताना है। तो जैसे किसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों नहीं है, ब्यूरो नहीं है। ठीक है दोस्तों, ब्यूरो नहीं है। डुअर्जर के अनुसार राजनीतिक दलों की संरचना का एक पार्ट नहीं है, वो नहीं है दोस्तों ब्यूरो। और काका, शाखा और मिलिशिया हैं इसके। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, लुशियन पाई के द्वारा बतलाए गए राजनीतिक विकास के त्रिआयामों में सम्मिलित नहीं है, समता, क्षमता, विभिन्नीकरण या औद्योगिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है लुशियन पाई दोस्तों। लुशियन पाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में, जिसने राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कही थी। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है आपको।
तो उसके लुशन पाई के द्वारा बतलाया गया जो राजनीतिक 3 आयाम है, 3 उसके अंतर्गत नहीं आता है, वो नहीं आता दोस्तों औद्योगिकरण नहीं आता, और सभी ये तीनों आते हैं। आप इसे दोस्तों वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपकी एक छोटी सी लाइक और शेयर से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम लोग आगे वीडियो बनाने के प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। राजशाही से लोकतंत्र की ओर गमन, कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की ओर गमन, परंपराओं की पुनर्स्थापना, लोगों की निष्ठा का प्राथमिक समूहों के स्थान पर द्वितीयक समूहों की ओर गमन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर किसके दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है वो नहीं है परंपराओं का पुनर्स्थापना, ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। आप यहाँ नहीं को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, निगेटिव को यहाँ क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, आप नहीं को ही ध्यान रखिएगा। अब आप यस को तो पढ़ लेते हैं दोस्तों, ना को भी पढ़ना आप सीखिए आप, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अमांड व बारवा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति, या अधीन राजनीतिक संस्कृति, या विशिष्ट वर्ग संस्कृति। तो 18 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा आडमंड और वर्वा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, वो विशिष्ट वर्ग की संस्कृति इसका एक अंग नहीं है दोस्तों, और सभी हैं। तो आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप यहाँ अपने ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। कम से कम आप उसको 720 पर देखिएगा दोस्तों, क्लियर एकदम दिखेगा। या आप 400 के अंदर देख सकते हैं, 720 के अंदर एकदम क्लियर आपको वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, अभिजन के परिसंचरण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। रॉबर्ट मिचल्स, सी राइट मिल्स, विल्फ्रेड पेरेटो, कार्ल पोपर। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, 19 नंबर का आंसर दीजिए। तो जो दोस्तों आपका अभिजन के परिसंचरण सिद्धांत का प्रतिपादक है वो है आपका विल्फ्रेड पेरेटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 19 नंबर का आंसर आपका पेरेटो हो दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, बायसेटेडेड ने शक्ति का रूप नहीं माना है। बायसेटेडेड ने शक्ति का रूप नहीं माना दोस्तों, बल, प्रभाव को, या प्रभुत्व को, या अनुनय को। तो किसे नहीं माना दोस्तों बताना है, 20 नंबर का आंसर दीजिए। तो नहीं माना दोस्तों, अनुनय को नहीं माना है दोस्तों, अनुनय, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर करके, तो अनुनय को उसने नहीं माना है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते तो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर का एक बार देख लीजिए, बियॉन्ड द लाइन्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये आपके हैं कुलदीप नायर साहब, ठीक है, कुलदीप नायर साहब इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था, यानी भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था। यहाँ क्वेश्चन भी बदला जाता है दोस्तों कभी कदार। 22 नंबर का आंसर देखिए दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1952 को। तो बताइए भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था दोस्तों। तो किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे नंबर का आपका आंसर यहाँ सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1961 के इंडिया काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, या 1992 के अधिनियम के अंतर्गत। तो जल्दी से गेस करिए 23 नंबर का आंसर दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों किया गया था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था। प्रांतों को भी आज़ादी दी जाए जिससे वो अपने शासन के विकेंद्रीकरण की बात की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने कहा कि भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, ऑप्शन नंबर 24 का आंसर दीजिए, किसने गेस किया कहा था। तो दोस्तों जो भारतीय अधिनियम 1935 को दास्ता का बंधन कहा था वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर
3 इज द करेक्ट आंसर। ये भी दोस्तों आपके एनटीए अंतर्गत जो 2020 में जिन्होंने दिया हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन वहाँ पे रिपीटेड है। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपने वीडियो को अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग की मेहनत आगे पहुँच सके। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन हुआ है 36वें संशोधन द्वारा, 26वें संशोधन द्वारा, या 42वें संशोधन द्वारा, या 50वें संशोधन द्वारा। तो जैसे कि बताइए दोस्तों, 25 नंबर का आंसर दीजिए। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना थी उसमें संशोधन किया गया था दोस्तों, जिसमें आप सभी को पता होगा समाजवाद लोकतंत्रात्मक जो शब्द वहाँ पे गढ़ा गया था इस बात को दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, यानी 1951 में, 1952 में, 1956 में या 1957 में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था। तो हुआ था दोस्तों 1951 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति संबंधी अधिकार निरस्त कर दिया गया था 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, या 30वें संशोधन द्वारा, या 43वें संशोधन द्वारा। तो कब किया गया था दोस्तों, बताना है आपको जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो आप सभी को बता दो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे रद्द करके एक क्या बना दिया गया है दोस्तों, अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत बना दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 44वें संशोधन द्वारा काम किया गया था। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जैसे बताइए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बस क्वेश्चन को घुमा के दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को दोस्तों। 28 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, संसद का जो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, वो सभी दोस्तों क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं और वो उन्हें मतदान करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, राज्य के गवर्नर उत्तरदायी हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति, या राज्य विधानसभा के प्रति, या संसद के प्रति। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। तो जो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है उसके प्रति होता है, इसीलिए इसे एजेंट कहा जाता है, केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभार जो केंद्र और राज्य में मध्य में जो विवाद का मामला है वो राज्यपाल भी ये कहा जाता है। तो कभी देखेंगे राज्य जो होता है, जो राज्यपाल से हर क्या होता है, नाखुश ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ के जो राज्य के गवर्नर उत्तरदायी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, 2 क्वेश्चन आपका आंसर करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है किस अनुच्छेद द्वारा, 352 में, 356 में, या 360 में, या 351 में। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यों में बताना है दोस्तों। तो जो 356 होता है जब राज्य में, ठीक है दोस्तों, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये जो शासन होता है वो तीन प्रकार लगता है। एक तो दोस्तों लगता है 352, और एक लगता है 356, और एक लगता है 360। 352 के अंतर दोस्तों जब देश में, ठीक है, देश में क्या होता है, जो युद्ध या बाह्य आक्रमण की संभावना हो जाती है तब लगता है, और राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो 56, और जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो अब तक वित्तीय आपातकाल की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, मैक्स वीवर के सत्ता संबंधी 3 सूझीय वर्गीकरण में समाविष्ट है वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, या चमत्कारी सत्ता, या वैध विवेकी सत्ता। इनमें से कौन सा सही है बताना है दोस्तों। तो जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट गेस करिए। तो जो इंग्लिश में देखना चाहता है दोस्तों इंग्लिश में देख सकते हैं। तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा
तीसरा और चौथा। मैक्स वेबर के जो सत्ता संबंधी 30 जितनी वर्गीकरण में समाविष्ट है वो आपका पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता और वैध विवेकी सत्ता, ये तीनों आपके शामिल हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है? औपचारिक प्राधिकरण, बर्नार्ड, आदेश की एकता, उर्विक, समन्वय, टेलर या गैंग प्लांक फेल। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए दोस्तों, इसमें से कौन सुमिलित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका जो गैंग और फेल का जो संबंध है वो आपसे संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, स्थिति नेतृत्व। स्थित नेतृत्व, व्यक्तित्व नेतृत्व एवं कार्य नेतृत्व, ये 3 आपके नेतृत्व हैं। ठीक है, स्थित नेतृत्व, व्यक्तित्व नेतृत्व और कार्य नेतृत्व के मध्य अंतर स्थापित करने वाला विद्वान का क्या नाम था? बर्नार्ड, मिलेट या मूनी या फिलोट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर किसके लिए दोस्तों, जल्दी से फट से। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्थित नेतृत्व में और व्यक्तित्व नेतृत्व में और कार्य नेतृत्व में मध्य अंतर स्थापित करने वाले थे वे थे फोलेट महोदय। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, भारत में प्रशासनिक संस्कृत को संजाति विस्तारवाद कहने वाला विद्वान कौन है? माइकल क्रोजियर, विक्टर थॉम्सन या वियन या डेविड ड्राइवर। तो जल्दी से जैसे भारत की प्रशासनिक संस्कृत को संजाति विस्तारवाद कहने वाला विद्वान कौन था? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों जैसे। तो कहा था वो दोस्तों वीएन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड का चयन करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग कोड का चयन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ए जो भारत के संचित निधि है वो आपका पड़ता है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत, जो भारत की संचित निधि होती है वो। ठीक है, तो दोस्तों जो धन विधेयक होता है अनुच्छेद आपका 110 के अंतर्गत आता है। और जो वार्षिक वित्त विवरण होता है जिसे हम लोग बजट कहते हैं दोस्तों, वो आपका आता है मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जो आकस्मिक निधि होती है वो आपका आता है अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, 265 का कोई मतलब नहीं दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार दोस्तों जो भारत की संचित निधि होती है वो 266 के अंतर्गत, धन विधेयक 110 के अंतर्गत, और जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपका 112 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो आकस्मिक निधि होती है वो 267 के अंतर्गत आती है। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों है आपका, थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का आपका ये है और हिंदी में है। तो जो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे चलते हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा, जिस समिति आयोग की अनुशंसा पर भारत में सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी वह है प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला प्रतिवेदन या कृपलानी समिति या संथानम समिति। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम पूछा जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों किया जाता है वो जो सतर्कता आयोग, यानी दोस्तों किसके लिए किया जाता था? करप्शन के लिए, जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच के लिए बनाया गया एक आयोग था, सतर्कता आयोग कह सकते हैं। तो दोस्तों ये किया गया था संथानम समिति द्वारा। ठीक है दोस्तों, के एन संथानम इस समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिए दोस्तों। तो आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, संथानम कमेटी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, शाला अधिकारी के व्यवहार की विशेषता है दक्षता, स्वाभिधन, सामाजिक कल्याण या ग्राहकों के प्रति दिलचस्पी। तो दोस्तों स्वाभिवर्धन इसकी विशेषता होती है। आगे चलते हो 38 नंबर पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस विद्वान ने कहा कि था कि वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासोन्मुख समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं है, वह है एस साइमन, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, बेस्टर बर्नार्ड या आर के मर्टन। तो कौन नहीं था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर गेस कीजिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासोन्मुख समाजों का अध्ययन नहीं विशेषता रूप में ही माना है, वो नहीं माना है दोस्तों, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने नहीं माना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, निष्पादित बजट की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भारत में प्रासंगिक सुधार आयोग, अमेरिका का द्वितीय हुअर आयोग या भारत का प्रकलन समिति या प्रथम हुअर आयोग। तो वो जल्दी से किसके दोस्तों, निष्पादित बजट की शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? तो था दोस्तों वो प्रथम हुअर आयोग। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो निष्पादित शब्द के प्रयोग किया था बजट में, वो प्रयोग किया था प्रथम हुअर आयोग ने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लिए दोस्तों या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, मैस्लो के सिद्धांत आवश्यकताओं के पदसोपान निम्न से उच्च का सही क्रम क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं, सम्मान आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकता या आत्मसिद्धि आवश्यकता। तो दोस्तों इसे आपको सही करना है, जल्दी से क्रम से करिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है आपका 2, ठीक है दोस्तों। पहला का यहाँ पहला हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका यहाँ पे तीसरे नंबर का आपका दूसरे क्रमांक हो जाएगा दोस्तों, और जो दूसरे वाला है आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो चौथा वाला है दोस्तों वो चौथे पर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं की बात पहले करता है, फिर दोस्तों उसके बाद आपका सुरक्षा आवश्यकता की बात करता है, फिर उसके बाद आपका सम्मान आवश्यकताओं की बात करता है, फिर आत्मसिद्धि आवश्यकता की बात करता है मैस्लो अपने सिद्धांत आवश्यकताओं के पदसोपान में। तो उसका सही क्रम दोस्तों इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो आप देख लीजिए सर दोस्तों आप इसे अंग्रेजी में देख सकते हैं। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 9 यथार्थवादी सिद्धांत का जनक है? मार्गेंथेव, स्पाइचमैन, किनीथ ए वल्जस या थॉमसन केनन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो 9 यथार्थवादी सिद्धांत का जनक है दोस्तों है किनीथ एल वाल्स, वो महोदय हैं, ठीक है दोस्तों। फाउंडर ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 41 नंबर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का 8वां सदस्य है? नेपाल, अफगानिस्तान, मलेशिया या बांग्लादेश। तो जल्दी से कैसे दोस्तों, बैरिस का जल्दी से। तो जो दोस्तों 8वां सदस्य बना था वो आपका अफगानिस्तान बना था दोस्तों, सार्क का। तो दोस्तों आप बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? चलिए दोस्तों गेस करें, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए सार्क का मुख्यालय। 3 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, शब्दबंद संयुक्त राष्ट्र देन है? कैनेडी की, चर्चिल की, रूजवेल्ट की या स्टालिन की। जो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की बात की जाती है, ये किसकी देन है ये शब्दावली दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो जो देन है दोस्तों वो आपकी रूजवेल्ट महोदय की देन है, ठीक है दोस्तों। जो आपका यूनाइटेड नेशन शब्द दिया गया है वो आपका रूजवेल्ट द्वारा दिया गया है, याद रखिए दोस्तों। गेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके टीजीटी के अंतर्गत भी पूछा गया है दोस्तों, बीजीटी के अंदर भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, पत्रिका जिसने बराक ओबामा को अंडरवेचियर के रूप में रेखांकित किया है? टाइम ने, आउटलुक ने, फ्रंटलाइन ने, वर्ल्ड फोकस ने। तो किसने किया था दोस्तों? 44 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों वो आउटलुक जो पुस्तक आती है या पत्रिका आती है उसमें बराक ओबामा को अंडर एचवियर के रूप में रेखांकित किया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरियो में या क्योटो में या नैरोबी में।
तो जल्दी बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ये कहाँ है दोस्तों, ब्राज़ील में है, ठीक है। ये पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और दोस्तों कब हुआ था, 1992 में, 1992 में जो पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन हुआ था 1972 में हुआ था, और जो उसके बाद हुआ उसके बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें दोस्तों पृथ्वी पर हो रहे जो गतिविधियाँ हैं उसके बाद कही गई। और इसी में दोस्तों इसी के अंतर्गत सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत पोषणीय विकास की बात कही गई कि ऐसा विकास किया जाए जिससे मानव का अस्तित्व बचा रहे, ना कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, इस बात का अब विकास ऐसा किया जाए, ठीक है। आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, निर्णय निर्माण प्रक्रिया संबंधित है रिचर्ड स्नाइडर से, केप्लान से, या चार्ल्स मेरियम से, या जे शुम्पीटर से। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया संबंधित है ये भी दोस्तों रिचर्ड स्नाइडर से, ये भी दोस्तों एनटीए के अंतर्गत, एनटीए जो हुआ दोस्तों अभी हाल ही में, ठीक है, 2020 के अंतर्गत ये प्रश्न उसमें पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दोस्तों रिचर्ड स्नाइडर, ठीक है, नीति निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है नैरोबी में, वियना में, जिनेवा में, या न्यूयॉर्क में। तो 47 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों ये है वियना में, ठीक है दोस्तों, वियना यानी फ्रांस में स्थित है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे AIA यहाँ पे दोस्तों IAE ठीक कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहा जाता है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी गया है दोस्तों, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ लिखा भी गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसका जो मुख्यालय आपका वियना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, नई दिल्ली भारत में, या ढाका बांग्लादेश में, या थिम्पू भूटान में। तो कहाँ किया जाना आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई तो नई दिल्ली में की गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर दक्षिण संवाद के अंतर्गत दक्षिण में क्या सम्मिलित नहीं है, यूरोपीय देश, एशियाई देश, अफ्रीकी देश, या लैटिन अमेरिकी देश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉर्थ साउथ डायलॉग्स के अंतर्गत बात की जाती है। तो दोस्तों नहीं सम्मिलित है, वो यूरोपीय देश नहीं सम्मिलित है दोस्तों, और सभी यहाँ पे सम्मिलित हैं जो दक्षिण एशिया के अंतर्गत है। यूरोपीय देश तो अलग ही देश पड़ जाता है, एशिया देश अलग, अफ्रीकी देश अलग, और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत दक्षिण देश के अंदर उत्तर और दक्षिण के बीच जो डायलॉग यानी बातचीत होती है इसके अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन का अंतिम है वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, वित्तीय और तकनीकी सहायता को बढ़ाना, कर व सुविधाओं में रियायत, या सकारात्मक निर्णय प्रक्रिया, या विकासशील देशों को पश्चिमी राष्ट्रों के विकास का अनुसरण करना होगा। तो दोस्तों इसमें बताना है दोस्तों कौन सा आपका नहीं है। नहीं को ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी हमने कहा था ना नकारात्मक जो यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं को बहुत ध्यान देना है दोस्तों। तो जैसे 50 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों, वो नहीं है आपका। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, यहाँ पे नहीं है, विकासशील देशों को पश्चिमी राष्ट्रों के विकास प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके, ठीक है दोस्तों, फिर से आपको बता दिया जाता है दोस्तों 2012 में, ठीक है, 2012 के अंतर्गत जो आपका यूजीसी नेट के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी आपकी जो मेहनत है वो सफल हो और रंग लाए। तो दोस्तों एक छोटी से लाइक और कमेंट के अंतर्गत अगर आपको कोई वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों आपके फीडबैक से हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, फीडबैक भी दिया करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।